नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडिटोरियल नोट्स में एक बार फिर से। आज का जो एडिटोरियल नोट्स का टॉपिक है कृषि पर आज हम बात करेंगे एडिटोरियल में, क्योंकि आप देखेंगे कृषि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर जो हमेशा न्यूज़ में बना रहता है और इससे हमेशा आपके जो कि यूपीएससी में जो कि आप प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, कहीं इंटरव्यू में तो कहीं मेंस के एग्ज़ाम में, कहीं ऐसे में आप मतलब विभिन्न तरीके से हर जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मान कर चलिए आपकी पिछले एक साल का जो कृषि से संबंधित जो भी एडिटोरियल न्यूज़ आए होंगे उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो हम लोग के मेंस के एग्ज़ाम के लिए काम का था, वो उन सभी का एक तरह से ये पूरा एकत्रित सामग्री है। ठीक है, देखते हैं, ये एक पार्ट 1 है। अभी ये थोड़ा सा चूँकि ये बड़ा थोड़ा सा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी डायमेंशन है, तो सबको कवर करने में 2-3 पार्ट इसके बनेंगे। तो आज हम पार्ट 1 देखते हैं। चलिए, ये हमारे कृषि भाई किसान भाई देख रहे हैं ना, कैसे आज की अपनी स्थिति के ऊपर ये चिंतित हैं। देखते हैं इनकी चिंता का क्या कारण है। आइए देखते हैं। कृषि संबंधी कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो हमेशा न्यूज़ बने होते हैं। पहला है क्या है, कृषि क्षेत्र व कृषक की स्थिति। इसके अंतर्गत देखिए 3 टॉपिक आते हैं। कौन कौन से? कृषकों की जो कर्ज माफ़ी वाला हमेशा एक न्यूज़ बना रहता है। कृषि सब्सिडी व एमएसपी का एक हमेशा आप देखते होंगे न्यूज़ में आता रहता है। और कृषि बाजार की स्थिति, ये चीज़ें हमेशा न्यूज़ में बनी रहती है ना। उसके बाद एक नंबर ये हो गया। फिर उसका दूसरा कौन सा कृषि से संबंधित न्यूज़ रहता है? खाद्य प्रसंस्करण, जिसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, वह इसके क्षेत्र। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बदलते मानसून व फसल चक्र। उसके बाद हम जैविक कृषि और जीरो बजट, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि, जिसको आप कहते हैं जलवायु परिवर्तन कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन क्षेत्र, कृषि व तकनीकी, और भी कुछ है छोटे मोटे, उनको भी मैं बाद में इनको ऐड कर लूँगा। तो ये प्रमुख 8 टॉपिक है जो हमेशा आपको न्यूज़ में दिखते रहेंगे। तो हम इन्हीं मेन 8 टॉपिक को एक अच्छे से इनको देखते हैं कि क्या क्या इनके बारे में खबरें आती रहती है जो हमारे मेंस के एग्ज़ाम के, सिविल सर्विस के मेंस के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला आज हम बस एक ही टॉपिक कवर करेंगे जिसके अंदर 3 सब टॉपिक है। कृषि क्षेत्र व कृषक की स्थिति। तो कृषक कर्ज जाल, किसान कैसे कर्ज जाल में आ जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। एनएसएसओ की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 49% खेतिहर मजदूर को ही ऋण उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 49 लोगों को ही ऋण प्राप्त होता है, चाहे बैंक के थ्रू हो, चाहे जमींदार के थ्रू, चाहे जैसे, सिर्फ 49 लोगों को ही अपनी खेती करने के लिए। शेष 51% जो खेतिहर मजदूर है उनको ऋण की प्राप्ति कहीं से नहीं होती है। ठीक है, आगे कहता है इन 49% खेतिहर मजदूरों में भी जिनको ऋण प्राप्त होती है, उनमें से सिर्फ 13% लोगों को ही ऑर्गेनाइज सेक्टर से कर्ज मिल पाते हैं। शेष 36% मजदूर अभी भी परंपरागत तरीके से साहूकारों से महंगी दर पर ऋण लेने पर विवश हैं। ठीक है, तब क्यों किसान जो है कि कर्ज जाल में आ रहा है? क्योंकि देखो, एक तो 49% लोगों को ही कर्ज मिला है। अभी इस 49% में से सिर्फ 13% लोगों को ही ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जैसे जो हमारे सरकारी बैंक है, सरकारी स्कीम है या जो भी है उसके तहत मिल रही है, उसके तहत उनको जो कि लोन दिया जाता है कृषि के लिए। तो उसमें क्या होता है, उनको ब्याज दर बहुत कम होता है, उनको छूट भी मिलती है जिससे उनका लागत बहुत कम हो जाता है। ठीक है, पर इतनी बड़ी संख्या, एक तो 51% ये, ऊपर से इस 49% का 36% ये, कुल मिला जुला कर आप कहें तो दोस्तों देख सकते हो, कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 80% के आसपास जो जनता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ है। मतलब उनको अभी सरकार उनको लोन मतलब 75% ऐसी जो कृषि आबादी 75-80% जिनको जो सरकार की ओर से जो कृषि की लोन दिया जाता है, जिसमें छूट दिया जाता है, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। और दूसरा कारण देखते हैं फसल कृषकों के कर्ज जाल का, क्या कैसे वो कर्ज में आ जाते हैं। बार बार बाढ़ व सूखा के कारण फसल के उत्पादन में कमी होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले साल ही केरल में बाढ़ आया था, बिहार में बाढ़ आया था, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आया था, है ना। और हमारा जो दक्कन का क्षेत्र है, महाराष्ट्र दक्कन का क्षेत्र है, वहाँ पे सूखा पड़ता रहता है हमेशा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो फसल है उनकी जो पैदावार है वो कम हो जाती है। अब किसान तो बेचारा लागत तो शुरू में उतना ही लगाता है जितना हर बार लगाता है, लेकिन इस बार फसल ही कम हुई तो वो क्या करेगा, वो अपना जो कर्ज लिया वो कर्ज ही नहीं चुका पाता है। ठीक है, साथ ही सरकार द्वारा तय की गई एमएसपी व विभिन्न कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं के लाभ के हिस्से का एक बहुत बड़ा भाग बड़े किसान ले जाते हैं।
ठीक है। देखो जो इनको जो एमएसपी तय होती है, ज़्यादातर क्या होता है, ये अपने बाज़ार को अपने जो इनके अनाज होते हैं ये उनको बाज़ार में बेचते हैं, तो बीच में कुछ बिचौलिए होते हैं जो इनके अनाज को सस्ते दामों पे बिचवा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनके जो एमएसपी जो सरकार तय करती है उसका भी सही उचित मूल्य इनको नहीं मिल पाता है। और दूसरा, चूँकि हमारे देश में जो किसान है, ज़्यादातर जो किसान है वो भूमिहीन है। अब जो वो भूमिहीन है तो वो सरकारी योजनाओं का, कृषि संबंधित जो भी सरकारी योजनाएँ होती हैं उसका वो लाभ नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बड़े किसान ही इसका लाभ ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन है, लेकिन उस पर काम कौन कर रहा है, भूमिहीन किसान। अधिकतर जो किसान है वो भूमिहीन है और वो बड़े किसानों के ज़मीन पर काम करते हैं, इसलिए ज़्यादातर फ़ायदा जो भी सरकारी योजना को होता है बड़े किसानों को जाता है। ठीक है, तो इसलिए छोटे किसान को सरकारी फायदे, जो सरकारी योजनाएँ होती है, सरकारी सहायता होती है, उसका बहुत कम ही मात्रा उनको मिल पाता है। किसानों की फसलों का उचित दाम बाजार में ना मिलना। ठीक है, जैसे मैंने बताया एमएसपी जो इतना तय किया गया उससे भी कम दाम पर भी जो है कि लोग किसानों से उनके अनाज को खरीद लेते हैं। इन कारणों की वजह से किसान कर्ज की जाल में आज फंसा हुआ है तथा वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे दक्कन के क्षेत्र में सूखा जब पिछले 1.5-2 साल के आसपास बहुत सारी आत्महत्या की केसें आई थी दक्कन के क्षेत्र से किसानों के, है ना। इसमें इसी का अगला सब टॉपिक है, मतलब कि किसानों के इस तरह की जो स्थिति हुई है उसमें अगला सब टॉपिक है, उसका कारण क्या है, भूमि की घटती उर्वरता। जो हमारी भूमि उसकी उर्वरता घट रही है, देखते हैं कैसे घट रही है। 1990 के वर्ष में बताया जा रहा है कि 1 किलो यूरिया से 25 किलो फसल का उत्पादन होता था। ठीक है, अगर आप खेतों में 1 किलो यूरिया का छिड़काव करते थे तो 25 किलो फसल की उत्पादन होती थी। आज जो है कि 2015 में देखा जा रहा है कि 1 किलो यूरिया से महज केवल 4 किलो ही फसलों का उत्पादन हो रहा है। देख रहे हैं दोस्तों कितना ज़्यादा, 21 किलो उत्पादन का गिरावट देखा जा रहा है। इसका कारण क्या है, हरित क्रांति। हरित क्रांति कैसे, क्योंकि हरित क्रांति के आने से विभिन्न रसायनों का प्रयोग हुआ और किसानों ने, उस समय हमारे किसानों को इतनी जानकारी नहीं थी, तो अधिक फसल की लालच में बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि 1990 से लेकर 2010 के बीच में, आप कह सकते हैं 1970 से लेकर 2010 के बीच में बहुत ज़्यादा अनियंत्रित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था। इसी वजह से क्या हुआ कि भूमि की उर्वरता घट गई है। और क्या है, भारत का 60% कृषि वर्षा जल पर निर्भर करता है। अब देखो, जब मान लीजिए हमारा जो कृषि, जो कि आधे से ज़्यादा कृषि जो कि वर्षा जल पर निर्भर कर रहा है, तो मान लो किसी मानसून में ऐसा हुआ कि वर्षा देर से हुई या वर्षा हुई नहीं या वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई, तो फसल तो बर्बाद हो ही जाएगी ना। फसल बर्बाद होगी तो किसान जो कि कर्ज में चला जाएगा और किसान की स्थिति जो कि खराब हो जाएगी। यूँ तो हम बहुत से अनाजों का निर्यात करते हैं। भारत देखते हैं कि भारत बहुत सारे अनाजों में दूसरा स्थान है और वो बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है, पर हमारे ही देश में कुपोषण जैसे रोग पैर जमाए बैठे हैं। अतः सभी तक पोषण के पहुंच का अभाव है। ठीक है, देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा आप देखोगे किसी देश के बच्चों में कुपोषण की संख्या, तो वो भारत में ही है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बच्चे जो कि कुपोषण से ग्रसित हैं। तीसरा क्या है कि बाढ़ से मृदा क्षरण के कारण कृषि उर्वरता में भी गिरावट आती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इधर आप देखेंगे 2-3 साल से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, तो उससे क्या होती है, जब बाढ़ आती है तो अपने साथ बाढ़ का पानी जो है कि मिट्टी की जो उर्वरता ऊपरी सतह होती है उसको बहा कर ले जाती है। उससे क्या होता है, कृषि की जो उर्वरता होती है उसमें गिरावट आ जाती है। अगला क्या कारण है कृषि की स्थिति खराब होने के, किसानों की स्थिति खराब होने की, एपीएमसी क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसका जो है कि कृषि उत्पादों के मूल्यों के निर्धारण में एकाधिकार होना, मतलब कि ये ही एक ऐसी कमेटी है जो कृषि के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके मूल्यों का निर्धारण करती है। भारत में और कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए ये अपने कहीं देखा जाता है कि इनके जो कर्मचारी होते हैं वो थोड़ा सा कहते हैं ना, बाबू लोग घूस लेकर काम कर, कभी देख पाए जाते हैं घूस लेकर काम करते हैं। तो वही कहना है कि उसी कारण से जो कि किसानों को जो कि उनके मूल्य घटा दिए जाते हैं और वहाँ से कमीशन इनको, ये अपना कमीशन ले लेते हैं उनके में से। इसलिए बोला जाता है कि केवल एक ही कंपनी का जब एकाधिकार होगा तो फिर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, मार्केट में सुधार नहीं होगा। वही बात बोल रहा है। ई नाम जो गवर्नमेंट की स्कीम थी, ई नाम से जिस तरह उम्मीद की गई थी अभी तक उतने किसानों को बाजार मंडी से जोड़ने में यह सफल नहीं रहा है। ई नाम से भी सोचा गया था कि पूरे देश के किसानों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो कि हम मंडी से जोड़ेंगे, जो कि अभी तक ऐसा होता तो दिख नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक हुआ है, पर जिस स्तर पर सोचा गया था राष्ट्रीय स्तर पर उस स्तर पर भी नहीं हुआ है। ठीक है, इस वजह से भी हमारे किसान में जो कि बिचौलियों का वर्चस्व अभी भी है।
कृषि पर लगातार बढ़ते हुए नए नए रोगों का प्रकोप, जिसके कारण फसल बर्बादी है। देख रहे ना आजकल कितने नए नए रोग हो रहे हैं, जैसे कि ये कोरोना हो गया है, नया नया वायरस जो सबको लॉकडाउन में करके रखा हुआ है। चलिए आप भी घर पर रहिए, सेफ रहिए। तो इसी तरह फसलों पर भी नए नए रोग, बहुत से रोग हैं जो कि फसलों पर लगते रहते हैं, जिससे फसल बर्बादी हो जाती है। ठीक है, तो इन सब कारणों से आप देखेंगे अभी और भी कारण है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्या करें दोस्तों, बहुत एक दो साल का ये जो है नोट्स है ना, तो देखते हैं। कृषि पर लगातार बढ़ते नए नए रोगों का प्रकोप, अच्छा इसको तो देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अनाज के भंडारण में रख रखाव में कमी, जिसके कारण हर साल अनाज का लगभग 24% अनाज बर्बाद हो जाता है। जो हमारा जो अनाज का भंडारण है, जहाँ अनाज का भंडारण सरकार किसानों से अनाज खरीदती है और वहाँ पर रख रखाव करती है, तो हमारे यहाँ रख रखाव में बहुत भारी कमी है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आप देखोगे बहुत ज़्यादा अनाज जो है कि बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, जिसको बाद में फेंकना पड़ता है हमको। तो इससे क्या होता है, देखो आप हमारे देश में कितने लोग आज गरीब हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे किसी को रोटी नहीं मिल रही है, ठीक से भोजन नहीं मिला है, वहाँ पे जो कि अनाज ऐसे बर्बाद हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इसी से कुपोषण की जो भी बीमारी है और ऐसी भी जो भी बीमारी है, वो चीज़ें पनप रही हैं। कृषि में निजी पूंजी के निवेश की भारी कमी है। देखो दोस्तों, बहुत लंबे समय से क्या हुआ है भारतीय कृषि में कि जो निजी निवेश है वो ज़्यादातर जो है कि उद्योगों की तरफ गई हैं। वो भी ऐसे उद्योग जो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो गए, ये सब उद्योग, मतलब जो फसल उद्योग है उसमें जो है कि भारत में उतनी ज़्यादा मात्रा में निवेश नहीं हुई है। इसका एक डेटा था, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सन 2000 के आसपास, 2003 या 4 में जो कि कृषि में जो निजी पूंजी का जो योगदान था वो 3.5% से ज़्यादा ही था। ठीक है, 3.5% से ज़्यादा था। और अभी क्या स्थिति है कि कृषि में निजी निवेश का जो प्रतिशत है योगदान, सिर्फ 2% है या उससे भी थोड़ा कम ही है। ठीक है, तो जब तक निजी निवेश नहीं आएगा तो नई इसमें क्या कि नवाचार नहीं आएंगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, है ना। एक और कारण देखते हैं, युवाओं का कृषि क्षेत्र को अलाभकारी मानना तथा इस क्षेत्र से दूर होते जाना। ठीक है, आज देख लीजिए कोई भी युवा जल्दी कृषि के क्षेत्र में काम करना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो कोई अपना या तो शॉप खोल ले या कहीं प्रोफेशनल जॉब कर ले, कुछ ऐसा कर, पर वो कृषि नहीं कर रहा, क्योंकि वो देख रहा है कि आज किसान जो कि कृषि की स्थिति के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, है ना। फसलों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ये मिसप्रिंटिंग हो गया, समझिएगा आप। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ने भी कृषि को प्रभावित किया है, जो हमारे कृषि का उत्पादन उसको प्रभावित किया है, जिससे हमारे किसान जो बंधु हैं वो बेचारे, उनकी स्थिति थोड़ी सी दयनीय हुई है। ये तो कारण थे कि हमारे यहाँ जो हमारे देश में कृषि किस तरह से कृषि की स्थिति जो है कि अच्छी नहीं है, उसके क्या क्या कारण है। ठीक है, अब देखते हैं इन जो कारण ये हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके कुछ संभावित समाधान हैं। देखते हैं क्या क्या कारण, क्या क्या समाधान हो सकता है। पहला तो है, भारतीय भूमि के बढ़ते मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए UNCCD में भारत ने 2030 तक 13 मिलियन हेक्टेयर भूक्षरण भूमि को पुनः प्राप्त करना है। ऐसा भारत ने मतलब टारगेट अपना रखा है कि 13 मिलियन हेक्टेयर जो ऐसे भूमि है जो मरुस्थलीकरण के हो जा रहे हैं या भूक्षरण हो रहे हैं, तो उनके भूक्षरण को रोकना है तथा उन्हें पुनः योग्य ऐसा भूमि बनाना है ताकि उनका पुनः उपयोग किया जा सके। इसके लिए बृहद जो ये भारत का जो भारत ने ऐसा सोचा है करने को, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक बृहद स्तर पर नीति निर्माण की आवश्यकता होगी, जिसे प्रभावी रूप से हमें लागू करना होगा, तभी ये हमारी हमने जो सोचा है ये सफल हो पाएगी। जब ये सफल होगी तो मरुस्थलीकरण का जो भूमि है या जो भूमि क्षरण हो रहा है वो कम होगा, वो रुकेगा, और वो उससे क्या होगा, हमारे जो वहाँ पे फिर से फसल लगेंगे तो फसल के उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, भी क्या करें, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि की आवश्यकता है। आज इसके लिए कुछ फसलों के GM सीड पर भी शोध कार्य किया जा सकता है। GM सीड मतलब दोस्तों जो ऐसे कुछ बीज हैं पौधे के, वे बीज जिनके आप जेनेटिक मॉडिफाई मतलब उसके जेनेटिक में कुछ परिवर्तन करके उनको आप जलवायु परिवर्तन सहनशील बना सकते हैं। जैसे कि उसको कम पानी की आवश्यकता होगी, वो कीटों के प्रति ज़्यादा सुरक्षित होगा। ठीक है,
जैसे हमारा बीटी कॉटन है, उसी तरह हम अभी तो हमारे देश में बीटी कॉटन को ही अलाउ किया गया है कि जीएम सीड का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह बीटी ब्रिंजल, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड ब्रिंजल, जेनेटिक मॉडिफाइड पोटैटो, इस पर भी थोड़ा सा रिसर्च चला है, पर इसको गवर्नमेंट ने अभी तक अलाउ नहीं किया है। जबकि अन्य देशों में देखेंगे, कहीं कहीं पश्चिमी देशों में, कुछ देशों में ये चीज़ें वहाँ पे अलाउ है। ठीक है, अगला क्या करा है, आशा कार्यकर्ताओं, किसान मित्र या फिर किसान मित्र आदि की सहायता से किसानों के मध्य विभिन्न कृषि योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, मतलब इसका कहने का कि किसानों को जागरूक करना, जो भी सरकार योजनाएं ला रही है, जो भी सरकार किसानों के हित की बातें कर रही है, जो भी उनके बारे में सोच रही है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो गाँव ग्रामीण स्तर पर जो हैं हमारे कार्यकर्ता, आशा, जैसे आशा कार्यकर्ता, किसान मित्र हो गए। ठीक है, तो ये लोग जो है कि गांव-गांव मतलब कि किसानों के पास जाएं, एक सभा की तरह प्रधान के साथ मिलकर एक सभा की तरह बनाएं, और उसमें जो है कि आप कह लो कि हर 15 दिन पर कुछ ना कुछ चर्चा करें अपने हमारे किसान बंधुओं के साथ मिलकर कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या क्या उनके लिए प्रावधान है, जिससे वो उसका लाभ ले सकें। ठीक है, और क्या कह रहा है, भारत पोषण मिशन के कार्यों में तेज़ी लाना। जैसे हमने अभी पिछले कारण में देखा था कि भारत में बहुत ज़्यादा कुपोषण है। जब आपके देश में बच्चे रोगग्रस्त होंगे तो फिर आपका देश कैसे स्वस्थ होगा, क्योंकि वही बच्चे तो आगे चल के आपके देश का भविष्य होंगे, है ना। तो इसलिए बोला कि भारत पोषण मिशन के कार्यों में, जो भारत का एक मिशन है, भारत पोषण मिशन, उसको उसमें तेज़ी लाना है। ठीक है, कृषि अवसंरचना के निर्माण में निवेश बढ़ाना, जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके निर्माण में जो कि हमको और निवेश बढ़ाना होगा। इसके लिए निजी निवेशकों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, सरकार अकेले इतना ज़्यादा नहीं खर्च कर पाएगी, क्योंकि उसके पास और भी चीज़ें हैं देखने को, केवल कृषि ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सरकार जैसे उद्योग में निजी निवेशकों को लाती है, उसी तरह कृषि में भी निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करे, उनके लिए कुछ स्कीम लाए, कुछ उनको छूट दे, ताकि वो जो कि कृषि हमारे देश के कृषि में इन्वेस्ट करें, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो। जब इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों अच्छा होगा तो हमारे कृषि संबंधित जो भी क्रियाकलाप होंगे वो तेज होंगे, सुरक्षित भी होंगे, और थोड़ा सा जैसे जो फसल खराब होता है ज़्यादा दिन रखने पर, तो वो खराब भी नहीं होंगे। ठीक है, और सभी किसानों तक आसानी से हर चीज़ की पहुंच भी होगी इससे। अगला क्या करें समाधान में, PMKVY, प्रधानमंत्री कृषि परंपरागत योजना जो चली थी, इसके तहत परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना, जिससे जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे, वो ख़त्म ना हो। ठीक है, मतलब जैविक खादों का प्रयोग करना, जैसे एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आई थी, उस पर भी वो भी इसी सिद्धांत पर है कि हम अपने से कुछ नहीं लेंगे, जो भी करेगा नेचर ही हमारा जो कि हमारे फसल का विकास करेगा, उसमें कुछ हमें अलग से रसायन किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, वो भी जैविक खेती को ही एक तरह से प्रमोट कर रहा है। तो वही कह रहा है कि आप जैविक खेती को प्रमोट कीजिए, ताकि जो भूमि की उर्वरता इतनी ज़्यादा जो ख़त्म हो गई है, अभी हमने देखा तो 1990 से अभी तक कितनी हो गई है, यूरिया के उत्पादन 25 किलो से घट के 21 किलो हो गई है। तो उसी को, ताकि वो जो गिर रहा है लेवल, वो मेंटेन हो जाए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम 2020 के क्रियान्वयन की उचित निगरानी रखना व प्रबंधन करना। अभी हाल ही में 1 फरवरी या जनवरी में आपका एक बिल था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2020 में, वो पास हुआ है। ठीक है, तो ये जो बिल पास हुआ है, इसके कुछ कई प्रावधान है, हम इसको भी एक अलग टॉपिक से पढ़ेंगे। तो वो बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट है इसका जो है कि उचित निगरानी रखे, ताकि किसानों को कोई इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो रूल है, अधिनियम है, इससे उनको कोई दिक्कत ना हो, और जो कंपनी है उनको भी दिक्कत ना हो, और किसानों और कंपनी के बीच में जो है कि व्यापार होता रहे, जिससे दोनों का कल्याण होगा। अगला है H, कृषि एग्रो मार्केट में वैश्विक स्तर पर भारत के साझेदारी महज 2% है। कृषि एग्रो मार्केट से मतलब दोस्तों तात्पर्य यह है कि जैसे जो कृषि संबंधी जो व्यापार है, वैश्विक स्तर पर जो कृषि के व्यापार होते हैं उसकी बात करें, कृषि एग्रो मार्केट में वैश्विक स्तर पर भारत की साझेदारी महज 2% है, जबकि चीन की साझेदारी लगभग 60% है। तो क्या कह रहा है, इस क्षेत्र में हमें चीन के मॉडल से भी सीखने की आवश्यकता है कि कैसे हम कृषि व्यवसाय को एक बृहद वैश्विक व्यापार बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब 1950-60 का दशक था, तो जो भारत की कृषि की स्थिति थी वही स्थिति चीन की भी थी। आज देखो चीन कहाँ चला गया और भारत कहाँ है, वही बता रहे, भारत आज केवल 2% तक वैश्विक साझेदारी कर पा रहा है, जबकि चीन जो है कि 60% तक वैश्विक साझेदारी करे। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, जो चीन ने अपने यहाँ नीतियाँ अपनाई हैं, जो भी वहाँ पे व्यवस्थाएं की हैं इसके लिए, इसको प्रमोट करने के लिए, उन सब चीज़ों से हम सीख सकते हैं, और उनमें से काफ़ी चीज़ें तो हमारे यहाँ भी लागू हो जाएंगी, क्योंकि परिस्थितियाँ तो लगभग एक ही जैसी थी, है ना।
तो इस हिसाब से हम अपने कृषि के एग्रो मार्केट को बढ़ावा देंगे। जब कृषि एग्रो मार्केट बढ़ेगा, वैश्विक स्तर पर हमारी चीज़ें जाएंगी, तो किसानों को की आमदनी जो है कि बढ़ेगी, है ना। और क्या कह रहे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी इसरो की तरह स्कूली छात्रों, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विभिन्न प्रोग्राम व शोध कार्य शुरू करना चाहिए, ताकि जो युवा हमारा है वो कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देकर इसे कृषि व्यवसाय के रूप में देखे। ठीक है, जो हमारा युवा आज कृषि को करने से भाग रहा है, वो भागे नहीं, बल्कि इस कृषि में ही अपना एक सुनहरा भविष्य देखे, कृषि को एक व्यवसाय के रूप में देखे, आधुनिकीकरण का प्रयोग करके, थोड़ा सा परंपरागत, थोड़ा सा आधुनिकीकरण, ताकि वो जो कि इसको आसानी से कार्य कर सके। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो हमारा भारतीय कृषि अनुसार, जैसे आप देख रहे हो इसरो आजकल बहुत सारे प्रोग्राम स्कूली बच्चों के साथ चलाता है, ताकि वो मोटिवेट हो, उनके अंदर वो वैज्ञानिकता के साथ वो अपना मिलते जुलते रहते हैं, कांटेक्ट में आते रहते हैं बच्चे। तो उसी तरह बोला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए भारत के विभिन्न राज्यों में, एक पूरे राष्ट्रीय लेवल पर कर ले, एक स्टेट लेवल पर कर ले, इसी तरह से। ठीक है, ताकि जो यहाँ के युवा है वो मोटिवेट हो कृषि की ओर, वो कृषि से भागे नहीं, बल्कि कृषि की ओर अग्रसर हो, कृषि में वो नवाचार करे, कुछ नया चीज़ बनाए, है ना, जिससे हमारी कृषि और सुलभ हो। बार बार कृषि कर्ज माफ़ी कोई समाधान नहीं है। देखिए, जो अभी हमने देखा था, जब चुनाव चल रहे थे तो हर राज्य जो है कि अपने किसानों के कर्जे को माफ़ कर देती थी चुनाव जीतने का। खैर, वो उनके चुनाव जीतने का प्रोपेगेंडा है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमारा जो काम की बातें हैं उस पर ध्यान देते हैं। बार बार तो क्या करती है सरकार, कृषि के कर्ज को जो है कि माफ़ कर देती है। अब जो कृषि कर्ज माफ़ होता है, इससे क्या होता है, हमारी सरकार की क्या कहते हैं, एक तरह से देखेंगे आर्थिक नुकसान ही होता है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं कि बार बार देखो, अगर आपके यहाँ कुछ कृषि जो है कि कुछ थोड़े समय के लिए अगर ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में हो गई है, तो हाँ चलिए ठीक है, आप एक बार या दो बार आप कृषि का जो किसान है उनके कर्जे को माफ़ कर सकते हैं, ताकि किसान हमारे अपना कार्य करते रहे। लेकिन आप इसी को एक परंपरा बना लें कि नहीं, हम इनको हर बार इनको माफ़ करना है, तो ये ऐसे देखो, तो ऐसे तो नहीं ना चलेगा, ऐसे तो हमारे कृषि में सुधार नहीं आएगा, ये कोई तो समाधान हुआ तो नहीं। तो वही कह रहा है, इसके लिए एक बृहद नीति पर कार्य करने की जरूरत है, मतलब एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचना है। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म कभी ऐसा सिचुएशन आया तो हम एक बार या दो बार कृषि के जो कर्ज है उसको माफ़ कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको बार बार करें। एक बृहद नीति बनानी होगी, एक दूरगामी नीति बनानी होगी, ताकि आगे ऐसी नौबत ही ना आए कि कृषि कर्ज को हमको माफ़ करना पड़े। ठीक है, अब वही कह रहा है कि देखो, कर्ज माफ़ी का एक बड़ा लाभ बड़े किसान ले जाते हैं। मैंने बताया था कैसे, क्योंकि जो बड़े किसान उनके पास भूमि है, और जो खेतिहर मजदूर हैं वही जाके उनके भूमि पर काम करते हैं, और जिनके पास भूमि है सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें ही मिलेगा, भूमिहीन लोगों को नहीं मिलता है, ज़्यादातर योजनाएं का लाभ वो नहीं उठा पाते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो सरकार की कर्ज माफ़ी भी होती है, जो भी काम तो छोटा किसान करता है, सरकार जो कि कर्ज माफ़ी निकाली है इस छोटे किसान के लिए, ताकि वो छोटे किसान जो है उसकी ज़िंदगी थोड़ा सी सरल है, उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो जी। ठीक है, लेकिन इसका जो फ़ायदा कौन उठा रहा है, बड़ा किसान उठा रहा है। तो फिर यहाँ पे यही बोल रहा है, जबकि इस कर्ज माफ़ी की आवश्यकता तो उस छोटे व भूमिहीन किसान मजदूर को थी जो इस जाल में फंसकर आत्महत्या करने को मजबूर था। इस कर्ज माफ़ी के बाद भी अधिकतर किसान के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका लाभ उनको ज़्यादातर उनको लाभ मिला ही नहीं, उनको बहुत कम ही लाभ मिला, कुछ ही किसान को लाभ होता है, ज़्यादातर तो बड़े किसान कोई लाभ ले लेते हैं, जबकि बड़े किसान को कर्ज माफ़ी की उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो उतने संपन्न होते हैं। ठीक है, और ये देखिए हमारे किसान भाई उम्मीदों की निगाहें टकटकी लगाए हुए, और ये इधर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा दिखाया जा रहा है, किसान सुसाइड। चलिए आगे देखते हैं। अतः किसानों के अल्पकालीन समाधान के लिए विवेकपूर्ण कर्ज माफ़ी की नीति होनी चाहिए, ताकि सरकार विवेकपूर्ण कर्ज माफ़ी की नीति होनी चाहिए। ठीक है, विवेकपूर्ण या ये भी कह सकते हैं आप विभेदपूर्ण मतलब कि विभेद हो, कि ऐसा ना हो कि जो कर्ज माफ़ी हम कर रहे हैं उसमें से बड़े किसान जो उनको छाड़ दें, उनके लिए कर्ज माफ़ी ना हो। जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर किसान है, या जो छोटे व सीमांत किसान है, बस उनके लिए जो कि कर्ज माफ़ी ये लागू हो। जैसे सरकार भी नहीं गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पर सब्सिडी पर बोल दिए कि भैया आप अपने से छोड़ दो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो उसी तरह से। ठीक है,
संविधान के तहत कृषि विषय भले ही, अब थोड़ा सा हम आते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है। हमारा टॉपिक ये जो कि कृषि की स्थिति लगभग पूरा कवर हो गया। आपको इसमें बहुत सारे डायमेंशन देखने को मिले होंगे। अभी आगे और भी न्यूज आते रहेंगे, तो आप इसे अपने स्तर पे ऐड करते रहिएगा इसमें जो भी न्यूज आएंगे। संविधान के तहत कृषि भले ही राज्य का संविधान के तहत कृषि विषय है भले ही राज्य का विषय हो, परंतु हमें कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए इस विषय पर संघवाद की नीति को अपनाना होगा। केंद्रीय नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राज्य का भी सहयोग करना पड़ेगा। देखो, जो कृषि है, जो हमारे किसान है और जो किसान संबंधी जो कृषि क्रियाकलाप, ये किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, ये पूरे राष्ट्रीय मुद्दा है। तो जो मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं वहाँ पे देखो राज्य को केंद्र के साथ मिलजुल कर ही काम करना होगा। जब हम मिलजुल कर काम करेंगे तभी जो है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र की भी एक अहम भूमिका होगी। जैसा आपको पता है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने बोला था अभी हालिया के बजट में कि हम 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने का सपना देख रहे हैं और इसको साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ कह रहा है भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र की भी एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अतः आवश्यकता है कि जिस तरह हमने 1991 में आर्थिक सुधारवादी नीति अपनाई थी, विभिन्न आर्थिक संरचना में परिवर्तन किया था, उसी तरह कृषि सुधारवादी नीति को भी आज अपनाने की ज़रूरत है। इसमें भी बृहद स्तर पर बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो किसान है वो इस तरह से उदास ना हो, उसके भी चेहरे पे एक मुस्कान हो, है ना दोस्तों। जैसे ये देखो किसान अभी भी थोड़े से मायूस हैं, कोई नहीं, सबके हमारे देश की कृषि भी अच्छी होगी जल्दी। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पर ये टॉपिक कवर करना ज़रूरी था। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट आएंगे तो वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, वो थोड़े छोटे छोटे होंगे। मैं तो इसको 3-4 पार्ट में पूरा कवर कर दूंगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पर बने रहने के लिए लंबा टूल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।